आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ऐतिहासिक आंदोलन में आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, पांचवा आंदोलन जिसको हम लोगों ने कहा चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। तो सबसे पहली बात, चंपारण कहाँ पड़ता है? तो आपको पता है कि अगर ये मैप को आप देख रहे होंगे तो इधर क्या हो गया, मान लीजिए ये यूपी का हिस्सा हो गया। इतना कौन सा हिस्सा हो गया? ये यूपी हो गया। तो ये जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा बिहार, और ये बिहार है तो बिहार में क्या पड़ेगा? यहाँ पर चंपारण यानी कि जो ईस्ट वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पर पड़ेगा चंपारण। कौन पड़ेगा? चंपारण यहाँ पर है। तो यहाँ की बात है, यहाँ पर क्या हो रहा था? किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। नील की खेती को लेकर हो रहा था। जैसा कि नील का जिक्र आपको पता ही है। नील की खेती में क्या हो रहा था? किसानों के लिए काफी ज्यादा क्या थी? दिक्कतें थी, क्योंकि किसानों की जो अच्छी जमीन होती थी वहां पर नील की खेती जबरन कराया जाता था, जिससे उस भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती थी? नष्ट हो जाती थी। ऐसा ही कुछ आंदोलन यहाँ पर है चंपारण में हुआ था। चंपारण में हुआ था, क्या था? किसान आंदोलन था जो 10 अप्रैल 1917 का हुआ चंपारण में। एक्चुअली क्या थे, वहां पर एक किसान थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये किसान जो है बहुत ही ये समृद्ध किसान थे वहां के चंपारण के, जिन्होंने बहुत प्रयास किया किसानों की इस दुर्दशा से को बचाने के लिए, लेकिन उनका प्रयास क्या रहा? प्रयास सफल नहीं हो पाए। तो राजकुमार शुक्ल एक ऐसे किसान थे जो बहुत ही जिद्दी प्रकृति के थे। वो वहां से चंपारण से क्या करते हैं? कांग्रेस अधिवेशन यानी लखनऊ में आते हैं। किससे? बाल गंगाधर तिलक से मिलने के लिए। लेकिन फिर उनको सुझाव मिल जाता है कि यहाँ पर गांधी जी से वो मुलाकात करें। गांधी जी से वो मुलाकात करते हैं तो गांधी जी उन्हें क्या करते हैं? प्रभावित नहीं होते हैं उनसे, तो उन्हें बोलते हैं ठीक है, वहां पे आपके एक जाने माने क्या है, एक वकील है जो बृजकिशोर प्रसाद, वो वकील थे बिहार के, एक जाने माने वकील। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने ये केस बृजकिशोर प्रसाद के पास है और वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वहां से ये कह के गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? कानपुर चले जाते हैं। उसके बावजूद भी राजकुमार शुक्ल जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो जिद पर अपने अड़े रहते हैं और फिर वहां पे भी पूछते हैं कि आप चंपारण कब आएंगे गांधी जी से। गांधी जी वहां भी प्रभावित नहीं होते हैं। फिर ऐसे करके वो गांधी जी का पीछा ना छोड़ते छोड़ते कहाँ पहुंच जाते हैं? उनके आश्रम में, गांधी जी का साबरमती आश्रम में। वहां पर पहुंच के फिर पूछते हैं कि आप हमें कब देंगे डेट, आप चंपारण कब आएंगे? इस दौरान क्या हुआ? गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं आपको 10 अप्रैल को मैं कोलकाता के लिए जा रहा हूँ, वहां पे आप मेरी मुलाकात होगी और फिर मैं वहां से आपके साथ चंपारण चलूंगा। तो 10 अप्रैल को क्या होता है कि वो चंपारण वहां कोलकाता से पटना आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर आते हैं, वहां पर आते हैं और फिर वो क्या करते हैं? 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर कदम रखते हैं। वहां पर होता क्या है, वहां पर किसानों के साथ काफी ज्यादा शोषण हो रहा था नील की खेती को लेकर। वहां पे क्या कंडीशन थी? 1 बीघा में 3 कट्ठा यानी 1 बीघे के 3 कट्ठे जमीन पर क्या करना है? नील की खेती करना है। और 42 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, अजीबोगरीब टैक्स थे वो। तो अब 1 बीघा में 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना है। अब जैसा कि आपको पता है 1 बीघा में कई जगहों पर क्षेत्रीय बात करें तो अलग अलग हो सकता है। 1 बीघा में वैसे लगभग 20 कट्ठा होता है। कितना होता है? कट्ठा होता है 20 कट्ठा। उस 1 बीघा के 3 कट्ठे पर आपको क्या करना है? नील की खेती करना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? राजकुमार शुक्ल उन किसानों को काफी अत्याचार सहना पड़ता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ? राजकुमार शुक्ल गांधी जी के सहयोग से कहां पर? अमोलवा गांव, संत राउत के घर पर 10 अप्रैल 1917 को अमोलवा गांव संत राउत के घर पर इकट्ठा होते हैं। वहां पर इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और आचार्य कृपलानी, ये सब आता है। कौन कौन सहयोग दिए थे इसमें? बृजकिशोर, महादेव देसाई, नरिहर पारिख और बृजकिशोर प्रसाद, यानी कि कुल मिला के इतने लोग ऐसे लोग थे जो गांधी जी के साथ में थे, यानी सहयोग में थे। और वहां के किसान इस आंदोलन के, और ये आंदोलन में उन्होंने क्या कर लिया? बहुत ही जल्दी क्या पा ली थी? बहुत जल्दी, जितना उनको विश्वास भी नहीं था, वहां पे जाके क्या किया? इस पर विजय पा ली, प्राप्त यानी सफलता प्राप्त कर ली। गांधी जी ने 13 नवंबर 1917 को पूर्वी चंपारण के ढाका जिले में, यानी गांधी जी ने क्या किया? 13 नवंबर 1917 को पूर्वी चंपारण के ढाका में जिला मुख्यालय से पूर्व बराहवा लखनेस यानी बराहवा
लखनेस नामक गांव में विद्यालय की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने चंपारण में कहाँ पे विद्यालय की स्थापना की, किसान के बच्चों को शिक्षित किया जा सके ताकि, तो कौन सी जगह थी, मुख्यालय से बरहवा लखनेस गांव, यानी कि चंपारण में गांव पड़ता था बरहरवा लखनेस, वहां पर विद्यालय की स्थापना की। तो इसमें से क्या था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, किससे संबंधित है, ठीक है, इसमें क्या कौन सा गांव है, तो अमोलवा गांव, संत राउत के घर पे इकट्ठा हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों से गांधी जी की मुलाकात यहीं पर हुई थी, संत राउत और ये सारी चीजें। तो आपने देखा कि चंपारण में गांधी जी ने खुद कहा कि मुझे पहले ये नहीं पता था, ना ही चंपारण के बारे में और ना ही नील की खेती के बारे में भारत में ऐसा होता है। तो गांधी जी यहाँ पर क्या हुए, पहला एक हिसाब से आंदोलन था गांधी जी का, और जो गांधी जी बहुत ही क्या हुए, सफल हुए। गांधी जी का पूरा इतिहास एक हिसाब से, यानी गांधी जी का भारत में नेतृत्व भी क्या हो गया, काफी तरीके से बढ़ गया राजनीति में एक हिसाब से देखा जाए। तो कुल मिला के गांधी जी का एक ऐसा आंदोलन था, पहला सफल आंदोलन हो गया, ठीक है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए आंदोलन था। ठीक, नेक्स्ट बात आती है खेड़ा आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए खेड़ा आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये कब हुआ, तो आपको पता है गांधी जी के अब क्या हो गया है, गांधी जी अब काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि अभी उन्होंने क्या किया है, चंपारण सत्याग्रह पर विजय प्राप्त की थी। खेड़ा आंदोलन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये भी किसानों को लेकर ही क्या था, एक आंदोलन था। ये कहाँ है खेड़ा, तो अगर आप देख रहे होंगे गुजरात, तो ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा क्या आ रहा है, गुजरात का आ रहा है। तो गुजरात में ही क्या पड़ेगा, खेड़ा जगह पड़ेगा, क्या पड़ेगा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, खेड़ा जगह। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर वहां पे सूखा पड़ जाता है 1918 के आसपास, और जैसा कि पता है 1917 में प्लेग नामक बीमारी भी वहां आ चुकी थी। तो 1917 में प्लेग नामक बीमारी आई, 1918 में आसपास 17-18 में सूखा भी पड़ गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि उस समय फसल क्या हो गई, पूरी तरीके से एक हिसाब से नष्ट ही हो गई, 1/4 फसल ही क्या हो गई, उग पाई। तो उस समय अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, अंग्रेजों ने ये कर रखा कि भैया आपको टैक्स भरना है। अब आप ही बताइए, अगर फसल नहीं हुई है और फसल नष्ट हो गई है तो किसानों के लिए बहुत ही क्या थी, बड़ी दुर्दशा थी कि कहां से टैक्स भरेंगे, कि खाने पीने भर का भी हमारे पास अनाज नहीं है। तो इस पर गांधी जी ने उन किसानों की क्या की, मदद की, उन किसानों के क्या किया, किसानों का साथ दिया और बोला कि देखिए आपको सत्य से आग्रह कराते हैं। और इसी दौरान गांधी जी की मुलाकात किससे हुई, वल्लभ भाई पटेल से। किससे हुई, वल्लभ भाई पटेल से। वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत में क्या थे, एक हिसाब से बहुत ही सक्षम हो चुके थे वकालत में, और उसी दौरान उसको उन्होंने छोड़ छाड़ के क्या किया, इस आंदोलन में उन्होंने भी साथ दिया गांधी जी का, और वो उस गांव के सभी लोगों से क्या किया, हस्ताक्षर कराया कि देखिए मैं अपने स्वाभिमान और ये सब की वजह से, और इसकी वजह से झूठा स्वाभिमान और सब लाने के लिए मैं टैक्स नहीं भर सकता। हाँ, अगर आपको मेरी जमीन या खेत कुर्क कर देना है या जब्त कर लेना है तो आप उसे जब्त कर लीजिए, मैं जब्त कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं टैक्स नहीं भरूंगा। क्योंकि गांधी जी और ये सब उनको सत्य का आग्रह कराना चाहते थे, यानी कि जो कि क्या होता था, सत्याग्रह के हिसाब से कह सकते थे। तो गांधी जी का कहना था कि आप लोग टैक्स नहीं भरेंगे, आप लोग तैयार रहिए, अगर आपका जमीन जब्त हो जाता है तो जब्त कराने के लिए तैयार रहिए, कुर्क हो जाए कुर्क कराने के लिए तैयार रहिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने सबको, आपको पता है गांव-गांव जाके वल्लभ भाई पटेल ने सबसे हस्ताक्षर करा लिया था कि देखिए आप अगर ऐसा होता है तो आप तैयार रहें इसके लिए, अपनी जमीन को जब्त कराने के लिए। तो गांधी जी ने बोला कि अगर आपकी जमीन जब्त कर ले रहे हैं वो लोग, ब्रिटिश लोग, तो आप क्या करिए, जो भी फसल है आपकी वो जाके काट लाइए। उनकी इस बात से प्रभावित होकर एक किसान मोहनलाल पांड्या, सबसे पहले मोहनलाल पांड्या क्या करते हैं, अपने खेत में जो प्याज की फसल होती है उसे काट लाते हैं। क्या करते हैं, काट लाते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन को जब्त कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि काफी ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य इसका क्या करता है, विरोध करता है, ब्रिटिश साम्राज्य सबको जेल में डाल देता है। लेकिन ये आंदोलन क्या होता है, बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है और सभी लोग तैयार रहते हैं अपनी जमीन को जब्त कराने के लिए। तो धीरे धीरे करके किसान की इस बात को अंग्रेज लोग क्या कर देते हैं, टैक्स को क्या कर देते हैं, धीरे धीरे करके एक हिसाब से बंद कर देते हैं। एक बैग नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, बोल देते हैं, सहमत हो जाते हैं कि टैक्स हम नहीं लेंगे ज्यादा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा इसलिए करते हैं धीरे धीरे ताकि लोगों को लगे ना कि हाँ हम इनसे हार गए हैं, लेकिन एक हिसाब से वो किसान की बात को मान ही गए एक हिसाब से। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से क्या हो गई, खेड़ा आंदोलन में एक प्रकार से क्या खेड़ा आंदोलन भी सफल हुआ गांधी जी का। वल्लभ भाई पटेल भी इसमें साथ दिए। और यहीं से कहा जाए अगर तो राजनीति में वल्लभ भाई पटेल का श्री गणेश हुआ, यानी कि वल्लभ भाई पटेल की राजनीति की शुरुआत यहीं से चालू हुई, खेड़ा आंदोलन से। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ, 11 मार्च 1918 में। अगला आंदोलन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये भी बहुत ही पॉपुलर है, ये भी गुजरात में ही आएंगे, अहमदाबाद में। इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली आपको पता है कि 1917 में, जैसा कि मैंने बताया 1917 में अहमदाबाद में क्या हुआ था कि प्लेग नामक बीमारी आ गई थी। तो प्लेग नामक बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी महामारी है। तो इस महामारी में क्या हुआ, इस बीमारी में कि लोगों की ज्यादा ज्यादा इनकम दवा के खर्च में चली जाती थी। तो अहमदाबाद के जो मिल के मालिक थे उन लोगों ने एक बोनस दे रखा था कि भाई प्लेग बोनस, किस नाम से दे रखा था, प्लेग बोनस दे रखा था। फिर उन्होंने कहा कि 1918 में उन्होंने एक घोषणा की कि अब मैं ये बोनस को क्या कर रहा हूं, खत्म कर दे रहा हूं, यानी ये बोनस समाप्त कर रहा हूं। अब इस बात पर सभी जो मिल के वर्कर थे उन्होंने क्या कर लिया, हड़ताल कर लिया और इस बात का विरोध कर दिया कि देखिए नहीं, आप बोनस समाप्त नहीं कर सकते, अगर आप समाप्त करें तो हमें 50% यानी 50% भत्ता देना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, यानी बोनस देना होगा। अब गांधी जी ने जब इस बात को सुना तो गांधी जी ने उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। मिल के जो वर्कर थे, कर्मचारी थे, गांधी जी ने बोला कि आप देखिए 50 तो नहीं लेकिन 35% की मैं बात करता हूं, आप 35% की मांग रखिए, ठीक है, 35% की मांग रखिए। अब वो गांधी जी भी जब साथ में हो गए तो उनका हौसला और बढ़ गया। इसके बाद गांधी जी के जब आ जाने से तो मिल के जो मालिक थे वो 20% भत्ता के लिए राजी हो गए। कितने परसेंट भत्ता के लिए, 20%। लेकिन गांधी जी ने भी क्या किया, उन कर्मचारियों को लिए क्या किया, अपना पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। यानी उन्होंने कहा मैं इन कर्मचारियों के साथ बिना अन्न पान जल पान त्याग करके मैं पहली बार भूख हड़ताल करता हूं। पहली बार भारत में एक हिसाब से, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो कर चुके थे, तो भारत में उन्होंने पहली बार क्या किया, भूख हड़ताल किया इस आंदोलन में। उस समय क्या थे, अंबालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बेन। कौन थी, अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन। तो उन्होंने दैनिक समाचार पत्र में क्या किया, इस आंदोलन को भी उजागर किया, जिससे ये आंदोलन और मजबूती प्रदान हो गई आंदोलन को। और धीरे धीरे क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को, यानी कि उनको अहमदाबाद मिल के जो मालिक थे उन मिल मालिकों को क्या करना पड़ा, 35% भत्ता देने पर क्या करना पड़ा, राजी होना पड़ा। और अंततः क्या हुआ, इस आंदोलन में भी गांधी जी ने क्या की, विजय प्राप्त की और मिल के मालिकों ने 35% भत्ता देने को तैयार हो गए। नेक्स्ट आता है रॉलेट एक्ट। सर रॉलेट एक्ट भी बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध आंदोलन है, एक हिसाब से विरोध करने वाला है। और इसमें क्या कहा जाए, इसे भारत के दृष्टि से देखें तो ये एक हिसाब से काला कानून भी कह सकते हैं भारत के लिए। रॉलेट एक्ट कौन थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य में एक जज हुआ करते थे जिनको बोलते हैं सिडनी रॉलेट। ब्रिटिश साम्राज्य में एक जज होते थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। तो एक्ट का मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक नियम बनाया, अधिनियम बनाया। अब ये कब बना था, 18 मार्च 1919 को बात आती है। ये कब बना, 18 मार्च 1919 को। हुआ क्या था, सेडिसन समिति की सिफारिश में, सेडिसन समिति की सिफारिश में यह बताया गया कि जज सिडनी रॉलेट ने एक नियम बनाया कि भारत में जो भी स्वतंत्रता के लिए भारत में जितने भी आंदोलन उठ रहे हैं, जो उभरते हुए आंदोलन है, उनको कुचलने का प्रयास था, यानी उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए उस आंदोलन को। तो इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया कि देखिए जितने भी प्रेस हैं, ये सब चीजें हैं, मीडिया है, इनको बंद कर दिया जाए। उनको आजादी थी कि वो कभी भी बंद करा सकते थे। दूसरा पॉइंट है कि किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे। अगर गिरफ्तार कर लिया, अगर कोई भी जज है तो उसका कर सकता है, इंडिविजुअल जज ही क्या कर सकता है, सजा सुना सकता है। जुरी से सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी बिना मुकदमा बिना वारंट के क्या कर सकता है, सजा दे दी जाती है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो एक हिसाब से ये बहुत ही क्या था,
इसको एक हिसाब से बहुत ही काला कानून एक हिसाब से भी कह सकते हो। सरकारी नाम इसका था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने क्या किया, इसके विरोध में सत्याग्रह सभा बुलाई मुंबई में। 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बुलाई और वहां पर सभी से क्या कहा, शपथ लिया कि हम लोग अहिंसा के तरीके से, यानी कि हिंसा नहीं अहिंसा की तरीके से शांति पूर्वक ही हम क्या करेंगे, इस आंदोलन का विरोध करेंगे। लेकिन दिल्ली और पंजाब और ऐसे जगहों, कुछ जगहों पर क्या था, हिंसा जारी थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया था, सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया था। और इसी आंदोलन के विरोध में अगर बात करें तो अब चूंकि 18 मार्च 1919 की बात आ गई, तो इसी आंदोलन के विरोध में क्या होता है, एक और आंदोलन, एक और बड़ा सा कांड क्या हो जाता है, हमारे इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये भी एक हिसाब से रॉलेट एक्ट की वजह से ही क्या हुआ, समझ लीजिए इसका जन्म होता है। इसमें क्या हुआ, जैसा कि आपको बताया 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा हुई। गांधी जी ने सबको शपथ दिलाई थी कि हम लोग अहिंसा पूर्वक और शांति पूर्वक क्या करेंगे, इस रॉलेट एक्ट का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन दिल्ली, पंजाब, ये सब जगहों पर, कुछ जगहों पर हिंसा क्या हो रही थी, भड़क रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बारे में बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ये घटना कब होती है, 13 अप्रैल 1919 को। और ये बहुत ही बड़ा हत्याकांड भी है इतिहास में। काफी लोगों की इसमें क्या हुई थी, जान गई थी, काफी लोग घायल हो गए थे। तो इसमें होता क्या है कि 13 अप्रैल 1919 में तो वहां पे 2 आंदोलनकारी होते हैं। पंजाब अमृतसर की बात करें तो वहां पे 2 आंदोलनकारी होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो ज्यादातर सैनिक हुआ करते थे वो बंगाल या फिर पंजाब की सेना में पंजाब के लोग या बंगाल के लोग ज्यादातर होते थे। तो अब ये कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये पंजाब है। कौन सी जगह है, मान लीजिए पंजाब। तो यहाँ पर पड़ता है अमृतसर। कौन सी जगह है, अमृतसर। तो पंजाब में जो अमृतसर है, यानी गोल्डन टेम्पल के थोड़ी दूर पर देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, बाग है। क्या है, बाग, जिसे बोलते हैं जलियांवाला बाग। तो आप पंजाब के अमृतसर में, यानी कि इस जगह पर पंजाब है, तो यहाँ के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से कुछ दूर पर क्या है, जलियांवाला बाग है। तो जलियांवाला बाग, अब ठीक है, जलियांवाला बाग है। इसमें होता क्या है कि 2 आंदोलनकारी होते हैं जो इसके बारे में आंदोलन करते हैं। तो इनमें से होते हैं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो होते हैं, जो आंदोलन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, रॉलेट एक्ट, ये सब सारी चीजों का। तो उनको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी के उनको छुड़ाने के रूप में क्या होता है कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल के दिन सभी क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं। अब ये बात आती है कि जलियांवाला बाग में ही क्यों 13 अप्रैल को इकट्ठा हुए। तो आपको बता दें कि 13 अप्रैल एक हिसाब से देखा जाए तो बैसाखी का दिन होता है। कौन सा दिन होता है, बैसाखी का दिन होता है। बैसाखी के दिन में क्या होता है कि जो हरियाणा या पंजाब के जो समृद्ध किसान है, क्योंकि ये बहुत ही हमारा, ये जगह पे हमारा क्या था, किसान क्षेत्र हमारा काफी समृद्ध है यहाँ पे। तो पंजाब और हरियाणा के यानी कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है बैसाखी। तो पंजाब में क्या होता है कि जो रबी, जो सर्दियों में फसल होती है, एक हिसाब से बोल सकते हैं रबी की फसल, उसकी कटाई हो जाती है, उसकी कटाई होती है, वो फसल सही तरीके से लोगों के घरों में पहुंच जाती है, जिसके उपलक्ष्य में वो क्या मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। यानी फसल, बैसाखी का त्योहार फसल के सही तरीके से, फसल की अच्छी पैदावार हो जाने पर वो सही तरीके से घर में सुरक्षित पहुंच जाता है, जिसके उपलक्ष्य में क्या करते हैं लोग, त्योहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं बैसाखी का। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि 13 अप्रैल की बात करें, 13 अप्रैल 1919 को कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1699, यानी कि अगर बात करें 13 अप्रैल 1699, ठीक है। तो अगर बात करें 13 अप्रैल के दिन, ठीक है, 13 अप्रैल के दिन अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता क्या है, 13 अप्रैल के टाइम में एक चीज होती है कि यहां पर इस डेट के दिन क्या होते हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं।
तो इस वजह से क्या होता था कि 13 अप्रैल के दिन वहां पर पंजाब या अमृतसर में बहुत बड़ा मेला लगता था। तो उस मेले में लोग क्या करते थे, इकट्ठा हुए, और उस इकट्ठा हुए जब मेले में, तो वहां पर उसमें क्या किया गया, इसी पे चर्चा चली कि उनकी गिरफ्तारी से उन्हें क्या किया जाए, जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको क्या किया जाए, बाहर किया जाए, ठीक है, छुड़ाया जाए किसी तरीके से। इसकी भनक वहां पर जो ब्रिगेडियर थे जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर, जनरल डायर जिसे भी शॉर्टकट में बोलते हैं, उनका पूरा नाम जनरल ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में क्या हुआ, जब उनको भनक लगी कि सभी लोग इकट्ठा होके आंदोलन को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, पूरी फौज ले जाके क्या किया, उन पर जितने भी भीड़ इकट्ठा थी उन सब के ऊपर क्या करा दी, गोलियां चलवा दी, जिससे काफी लोग क्या हो गए, घायल हो गए, और काफी लोगों के क्या हो गए, जान चली गई। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड एक इतिहास में बहुत ही बड़ा हत्याकांड के रूप में क्या हो गया, दर्ज हो गया। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से चंपारण सत्याग्रह से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आंदोलन किससे संबंधित है, सबको पता है, किसान आंदोलन है, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। कौन से गांव में जाके ठहरे थे गांधी जी, अमूलवा गांव था चंपारण में, संत राउत के घर पे, ठीक है। क्या कंडीशंस थी, 1 बीघा खेत पे 3 कट्ठे जमीन पर नील का होगा, खेती करेंगे, और 42 तरीके से अजीबोगरीब टैक्स था। उसमें से सबसे बड़ा योगदान किसने दिया, कौन ऐसा पर्सन था जिसकी बदौलत ये आंदोलन सफल हुआ। तो अगर राजकुमार शुक्ल ना जाते, राजकुमार शुक्ल आगे ना बढ़ते, तो शायद गांधी जी भी अपनी कई किताबों में लिखा उन्होंने कि अगर राजकुमार शुक्ल जी हमें ना जिद्दी किसान से हमारी मुलाकात ना होती, तो मुझे शायद चंपारण और नील के बारे में तो कुछ अंदाजा ही नहीं था भारत में। तो राजकुमार शुक्ल की वजह से क्या हुआ, 15 अप्रैल की तारीख में चंपारण में गांधी जी क्या करते हैं, कदम रखते हैं, जहां पर राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, बृज किशोर, ठीक है, महादेव देसाई, नरिहर पारिक, ऐसे लोगों से क्या होती है, उनकी मुलाकात होती है। तो एक हिसाब से देखा जाए कि पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन थे जिन्होंने उनका साथ दिया था इस आंदोलन में। दूसरा पॉइंट आता है, वहां के किसान भी थे। गांधी जी ने 13 नवंबर 1917 को पूर्वी चंपारण के ढाका जिले में मुख्यालय से पूर्व बरहरवा लखनेस गांव में विद्यालय की स्थापना की। तो ज्यादा अगर इसमें पूछा जाए तो क्या हो जाए, नॉर्मली देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, कब हुआ था, कौन किसान थे जिसकी वजह में पहुंचे थे, किसके सहयोग में हुआ था, ये सारा क्वेश्चन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 11 मार्च 1918 को। गांधी जी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से इसी आंदोलन में हुई थी। रीजन क्या था, क्या सारी चीजें थी, कौन ऐसा मनुष्य था जो पहली बार प्रभावित हुआ, वो फसल प्याज की कौन सी फसल थी जिसको काट के लाए थे मोहनलाल पांड्या, तो वो थी प्याज की फसल। जब बोला गया कि जमीन और खेत अगर आपका कुर्क या जब्त कर लें तो आप अपनी फसल काट लाएं। उसके बाद आया अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, तो फरवरी और मार्च के समय में हुआ था ये हड़ताल, ठीक है। 1918 में बात करें, इसको देखा जाए तो 1918 में ये हुआ था। तो अगर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो 1918 में हुआ था ये, ठीक। 1918 में इसमें हुआ क्या था, आपको पता है कि 1917 में प्लेग नामक बीमारी आ गई थी, महामारी आई थी, जिसकी वजह से जो वहां पर अहमदाबाद के जो मिल के मालिक थे, वर्करों के ज्यादा से ज्यादा पैसे किसमें खर्च हो जाते थे, दवा में खर्च हो जाते थे, मेडिसिन में। तो इस वजह से उन्होंने प्लेग नामक बोनस क्या कर दिया था, स्थापित किया था, लोगों को देना शुरू कर दिया था। और ये बोनस को 1918 में समाप्त करने की कोशिश की। जब उन्होंने समाप्त करने की घोषणा की, उसी समय जो वर्कर थे मिल के, उन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया। उनकी क्या डिमांड थी, 50% भत्ता हमें चाहिए। गांधी जी ने उनको सलाह दिया, गांधी जी ने कहा आप 35% भत्ता मांगो, ठीक है। और उसके बाद और मालिक जब देखा गांधी जी राजी हो, गांधी जी भी साथ दे रहे, तो मालिक 20% भत्ता देने के लिए राजी हो गए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बोला कि नहीं, कम से कम 35% का भत्ता तो मिलना ही चाहिए। फिर उसके बाद उसी समय उनका साथ दिया अनसुईया बेन ने, जो अंबालाल साराभाई की बहन थी। अनसुईया बेन ने क्या किया, साथ दिया और दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिससे क्या हुआ, वो लोगों तक और दूर दूर तक उसकी चर्चा बढ़ी और वो आंदोलन अपनी मजबूती पर पहुंच गया। और फिर उस आंदोलन को क्या करना पड़ा,
उन मिल मालिकों को क्या करना पड़ा, मानना पड़ा। 35% उन्होंने भत्ता देने के लिए राजी हो गए। पहली बार भारत में अगर बात करें गांधी जी ने भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया, तो इसी आंदोलन में किया। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। कौन थे रॉलेट, आपको पता है, ब्रिटिश साम्राज्य में एक जज थे। तो वो क्या करे, उन्होंने क्या किया, जिनका नाम सिडनी रॉलेट नाम था, उन्होंने एक नियम बनाए, कानून बनाया। कैसा कानून बनाया, किसकी सिफारिश पर, सेडिसन समिति की सिफारिश पर। कैसा कानून बनाया, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर कोई जज उस पर सजा सुनाना चाहता है तो इंडिविजुअली सुना सकता है। वो जरूरी नहीं है, किसी से जरूरत नहीं है जूरी से सहमति लेने की। और उसके बाद क्या था, प्रेस को, ये सबको, सब पे क्या लगा सकता, प्रतिबंध लगा सकते थे, सबको बंद करा सकते थे। अगर आपको सजा सुना दी गई तो आप अपने उच्च न्यायालय यानी ऊपर वाले न्यायालय के लिए आप नहीं जा सकते, उसका दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये सारी कहानियां उसमें थी, सारी बातें उसमें थी, जिसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। एक हिसाब से देखा जाए उन्होंने भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया विरोध में। 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा बुलाई। तो अब ये कहाँ बुलाई, तो मुंबई में बुलाई, और उसमें सब लोगों से प्रतिज्ञा लिया, कस्में खाई, शपथ ग्रहण कराया कि देखिए हम लोग अहिंसा और शांति तरीके से क्या करेंगे, इस आंदोलन को या इसका विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी दिल्ली और पंजाब, अमृतसर में कहीं कहीं पे जैसे गाँव पे हिंसा हो रही थी, जिस बदौलत गांधी जी ने इसे क्या कर लिया था, वापस ले लिया था इस सत्याग्रह को। और इसका असर इफेक्ट आपको क्या मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड हिंसा में, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के लोगों को आज भी कहीं ना कहीं हिंसा के तरीके से आजादी पाने में ज्यादा दृढ़ विश्वास है। इस वजह से उन्होंने उस सत्याग्रह को वापस ले लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि अब इसलिए क्या बना, रॉलेट एक्ट क्यों बना, क्योंकि जितने भी आंदोलन भारत में उभर रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको क्या कर देना, दबा देना, नहीं कुचल देना। ऐसे ही दो आंदोलनकारी थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और पंजाब के अमृतसर में क्या था, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, लोग जश्न मनाते हैं, मेला लगता है उस दिन, जैसा कि आपको पता है। खालसा पंथ की स्थापना भी क्या हुई थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी 13 अप्रैल के दिन। तो उससे क्या होता है, वहां पर पहले से मेला लगता है और मेले में भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तो उस पर चर्चा भी हो गया कि हो जाएगा। और ये बात खबर कहीं कानो कान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को पता चल गया। और जब उनको पता चल गया तो वो उन्होंने क्या किया, एक फौज ली और ले जाकर वहां पे सीधे क्या करा दिया, फायर बोल दिया, और निहत्थे लोगों को क्या करा दिया, गोलियों से बौछार करा दी। इससे काफी लोगों की क्या हुई, जान गई, और काफी लोग घायल हो गए। और इस प्रकार से एक नर संहार के नाम से जानते, नर यानी कि नर हत्या के रूप में भी कह सकते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैस्करे भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। तो आपको पता चल गया कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये आंदोलन क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक आंदोलन आपके पेपर में अक्सर आता ही है। बाकी दैट्स ऑल फॉर दैट।